हेलो स्टूडेंट्स, कैसे होंगे आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का ज्योग्राफी का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन। क्या क्या? ज्योग्राफी सेक्शन का मॉडल पेपर का सेट 1 का सब्जेक्टिव का लॉन्ग क्वेश्चन। और मैं आज आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं आज मैप से रिलेटेड। और मेरे लाल, एक बात बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैप से रिलेटेड आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर 5 मार्क्स अगर अपने हथेली पे करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को देखना है। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी में देता हूं कि अगर क्लास को याद रखिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक देखते हैं तो आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला अगर आपके पेपर में आ जाए तो बिना याद किए आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूले। और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल आपका मॉडल पेपर जो आप लोगों का ज्योग्राफी का मॉडल पेपर है, इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, जाके आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। और ये मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, क्या बताऊंगा? लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको 5 क्वेश्चन जो दिए गए हैं जैकबोर्ड के माध्यम से, 5 क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्लास देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी दिल से अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद आज मैं आपके सामने ये पोर्शन लेकर आया हूं। चलिए आज की क्लास को आगाज करते हैं। सबसे पहला मेरे बात याद रखिएगा, आपके मैप में याद रखिएगा, मैप से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह से एक अलग से पेपर मिलेगा। क्या मिलेगा? अलग से पेपर मिलेगा। या तो अलग से पेपर नहीं मिलेगा तो उसी पेज पे, जिस पेज पे आप लोगों को कॉपी होगी, उसी कॉपी पे लास्ट पेज में देखिएगा आप लोगों का मैप का एक इस तरह से पिक्चर बना हुआ रहेगा। अगर वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप रहेगा, इंडियन मैप है तो इंडियन मैप होगा। 2 ही मैप होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पहला कंडीशन। अब आते हैं सर, ये तो मुझे पता चलेगा इस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन हमें मिलेंगे या हमारे पेपर में इंक्लूडेड होगी, लेकिन सर क्वेश्चन कैसे होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात माने जाता है। सर क्वेश्चन कैसे होगी? तो देखिए आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन होगा, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित में से दर्शाएं। और मैं बात बता दूं, ये आप लोगों का मॉडल पेपर से है। ठीक है, ये क्या है थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये क्या है आप लोगों का मॉडल पेपर से है। अगर आप लोग चाहते हैं सर कि हम लोगों को मैप से रिलेटेड एक सेपरेट सा वीडियो होना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में खुला हुआ कमेंट सेक्शन दबा करके कमेंट करिए। मैं मैप से रिलेटेड 3 ऐसा लेक्चर लेकर आऊंगा कि जिंदगी में आप चाह कर भी ना मैप से रिलेटेड क्वेश्चन को भूल नहीं सकते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा। 3 डायग्राम में लेकर आया, तीनों डायग्राम को आज आपके माइंड में पूरा सेटअप करके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को स्किप नहीं करना। क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरह से आएगी, याद रखना। क्या आएगा क्वेश्चन आपके पेपर में कि विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। क्या? अलास्का। क्या दर्शाना है? अलास्का दर्शाना है। मैक्सिको की खाड़ी, जापान, केपटाउन, मुंबई। आप सोचेंगे सर हम लोगों को तो अलास्का कहां पे है, कौन सा देश में है, हम लोगों को तो यही पता नहीं है, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला बात तो यहां बनकर तैयार होता है, सर मैक्सिको की खाड़ी कहां है ये भी हमको पता नहीं, लेकिन हाँ सर हमारे दिमाग में एक बात धंस रही है कि जापान हमको पता है कि वो देश है। सर केपटाउन कहां है, मेरे माथा में कोई धंस नहीं रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो कई सालों से बार बार पूछे जाते हैं ज्योग्राफी सेक्शन में मैप से रिलेटेड। तो सारा क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आप लोगों का होगा क्या, ओनली फॉर मैप से रिलेटेड अगर आप लोग चाहते हैं तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं अलास्का कहां पे है, थोड़ा सा आप लोग समझिए। अलास्का आप लोग का उत्तरी अमेरिका में, याद रखिए क्या होगी, उत्तरी अमेरिका में है। अब आते हैं सर अमेरिका। अब बताएंगे सर हमारे मैप में कहां होगी उत्तरी अमेरिका, थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ा सा समझिए। मैक्सिको खाड़ी तो मैक्सिको खाड़ी है, याद रखिएगा, तो आपको देखना होगा। जापान तो एक देश आप सभी को पता है। केपटाउन जो है ना साउथ अफ्रीका में है। कहां पे है? साउथ अफ्रीका में। केपटाउन कहां पे है? साउथ अफ्रीका में है। अगर मैं बात करूं मुंबई, तो मुंबई आप सभी को अच्छी तरह से पता है, मुंबई जो है इंडिया में। पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अलास्का अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, मैक्सिको खाड़ी एक ग्लेशियर, ठीक है, जापान एक देश है, और केपटाउन साउथ अफ्रीका में है। फिर अगर आप सोचेंगे ना कि केपटाउन मेरे जहर में नहीं आ रहा कि साउथ अफ्रीका में है, नहीं है या नहीं है, हमको पता नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं। अब जहां आप ये इंडिकेट करेंगे ना, आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूं, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, मान लेते हैं हम यहाँ पे दे रहा हूँ साउथ अफ्रीका, तो मेरा सही तो जगह नहीं होगा।
इसके लिए ना आपको मैप से रिलेटेड पहले क्वेश्चन आपको ये ज्ञान होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए कि अलास्का कहाँ है, मैक्सिको खाड़ी कहाँ है, जापान कहाँ पे है, केपटाउन कहाँ है, साउथ अफ्रीका, मुंबई कहाँ है, इंडिया पे है, ये नॉलेज होना चाहिए। चलिए सर, हम लोगों को नॉलेज मिल गया है कि अलास्का पूछेगा अमेरिका में, मैक्सिको खाड़ी जापान में, यहाँ पूछे तो ये पूछे तो ये हम लोग को नॉलेज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा रूबरू करवाता हूँ, थोड़ा सा इंडियन मैप में, थोड़ा सा समझिए इंडियन मैप में। इंडियन मैप में थोड़ा सा देख लीजिए, आपने मुंबई की बात कही है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको आप लोग थोड़ा सा नजर दौड़ाइएगा। देखिए ये जो मुंबई है ना, मुंबई मेरे लाल समझिए, जहां मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग समझिए, ये क्या है आप लोगों का महाराष्ट्र, क्या है महाराष्ट्र, और मुंबई ही में है महाराष्ट्र, आप सभी को अच्छे थे, मुंबई में ही है महाराष्ट्र, ये तो महाराष्ट्र में ही मुंबई। तो आप इस जगह पे ना कहीं भी, आप इस जगह पे आप कहीं पर भी आप इस तरह से के सिंबल डाल सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे जाके आप यहाँ पे साइड में मुंबई लिख सकते हैं। अगर इस तरह से करते हैं 1 मार्क्स आपकी झोली में एग्जामिनर दे देंगे। ठीक है, क्लास देखने के बाद अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, बहुत मेहनत करने के बाद ये क्लास में लेकर आए आपके पास। ठीक है, समझिएगा। अब महाराष्ट्र है सर, यहाँ पे क्या है महाराष्ट्र है, मुझे पता चल गया सर महाराष्ट्र कहीं भी, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है, यहाँ भी करेंगे तो आपको चल जाएगा। वर्ल्ड मैप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सर अब आते हैं सर, हम लोगों के पास थोड़ा सा मैं लेके चलता हूं, ये आपके पेपर में है, आपको दर्शाना है मुंबई। क्या दर्शाना है सर, मुंबई दर्शाना है। पहला क्वेश्चन हम लोग को यहां से इंडिकेट करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन मुंबई। सर मुंबई अभी हम लोग जस्ट देखिए राजस्थान की ठीक नीचे है, क्या है राजस्थान के ठीक नीचे है मुंबई। अब आते हैं सर हम लोग वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड मैप है सर, ये हम लोगों का भारत का मैप है, क्या है ये हम लोग का इंडियन मैप है। थोड़ा सा समझिए मेरा लाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये हमारा क्या है इंडियन मैप है। ठीक है, ये हमारा इंडियन मैप है, ये हम लोग का क्या है इंडियन मैप है। अब इंडियन मैप पे हम लोगों को बताना होगा कि ये मुंबई कहाँ पे स्थित है। तो देखिए ये हम लोगों का क्या है राजस्थान, तो राजस्थान के ठीक नीचे से दिख रहा होगा ना, ठीक नीचे से हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा मुंबई। क्या लिखना होगा मुंबई, आप लोगों को लिखना होगा। अगर इतना लिखेंगे आपको 1 मार्क्स कंफर्म, राइट। चलिए सर पहला क्वेश्चन हम लोग ने अच्छी तरह से देख लिए कि हम लोगों का मुंबई है, हम लोगों को मिल गया। अब आते हैं सर अलास्का कहाँ स्थित है, तो अलास्का उत्तरी अमेरिका में है, तो उत्तरी अमेरिका कहाँ पे है समझिएगा, ये हम लोगों का क्या है अमेरिका, क्या है मेरे लाल अमेरिका, समझिए इसको, ये क्या है हम लोगों का अमेरिका है, मेरा बात को समझिएगा। ये हम लोग का सर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हम लोग का अमेरिका है। ठीक है, और अमेरिका में याद रखिएगा, अमेरिका में ही आप लोगों का मिलेगा क्या अलास्का, याद रखिएगा अमेरिका में ही आपको मिलेगी अलास्का। तो आप अमेरिका का पिक्चर को थोड़ा सा देख लीजिए कहां पे है, देख लिए। अब मैं लेके चलता हूं आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप लोगों का क्या है मेरा लाल समझिएगा। यहां पे आप थोड़ा सा इस बात को भले भांति समझिए, यहाँ पे देखिए अलास्का होगा, क्या होगी यहाँ पे अलास्का है या नहीं, ये आप लोगों का उत्तरी अमेरिका है या नहीं, है या नहीं मेरे लाल। देखिए ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तरी अमेरिका है या नहीं, तो उत्तरी अमेरिका में होगी क्या अलास्का, क्या हो जाएगी उत्तरी अमेरिका में होगी अलास्का। सर यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अलास्का, याद रखिएगा, नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए अलास्का, क्या लिख सकते हैं सर यहाँ पे अलास्का। चलिए सर मुंबई कंप्लीट हो गया, अलास्का कंप्लीटली राइट हो गया, मेरा 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गई है। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में था सर, अलास्का भी हो गया है, मुंबई भी हो गया। अब आते हैं सर मैक्सिको की खाड़ी, वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा देखते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी कहां पे है। तो जस्ट अब देखेंगे, याद रखिएगा, जस्ट अब नीचे देखेंगे मैक्सिको के नीचे क्या है मेरे लाल समझिए, अमेरिका के जस्ट नीचे है मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिका के जस्ट नीचे है मैक्सिको की खाड़ी। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मैप में मैक्सिको अमेरिका कहां पे है, तो अमेरिका आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अब आते हैं सर हम लोग आते हैं सर, ये हम लोग का अमेरिका है, क्या है सर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगी फुल्ली, थोड़ा सा और एक बार देख लीजिए, गलती नहीं करना मेरे लाल। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है, देखिए क्या किस तरह से आकार का बना हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए मजा आएगा। इस तरह से बना हुआ है कहां पे वर्ल्ड मैप में, तो देखिए इस तरह से बना हुआ है या नहीं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, याद रखिए क्या, तो बोलेंगे सर मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, क्या बोलेंगे सर मैक्सिको की खाड़ी। क्या डाउट, नो डाउट ना सर, डाउट नहीं है ना। चलिए सर नो डाउट मैक्सिको की खाड़ी भी हम लोगों को मिल गया है सर, हम लोगों को थोड़ा सा मैं देख लेता हूं सर, हम लोगों को मैक्सिको की खाड़ी भी हो गया। अब बात करिए सर जापान और केपटाउन, केपटाउन कहां पे साउथ अफ्रीका में है सर, केपटाउन साउथ अफ्रीका। अब जस्ट वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे साउथ अफ्रीका कहां पे सर, थोड़ा सा देखिए साउथ अफ्रीका कहां पे, सबसे नीचे पोर्शन में, कहां पे मेरे लाल सबसे नीचे पोर्शन में। चलिए अब हम लोग आते हैं सबसे नीचे पोर्शन में, ओहो क्या बात है मेरा लाल, मुझे तो देखते ही मिल गया यहाँ पे साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा साउथ
अफ्रीका, मिल गया मुझे साउथ अफ्रीका। चलिए सर, हम लोगों का ये क्वेश्चन था, हम लोगों को ये जो क्वेश्चन था ना, हम लोगों को मिल गया है, साउथ अफ्रीका भी हम लोगों को मिल गया है, यानी केप टाउन शहर। अब मेरे बात को समझिए, ये जो साउथ अफ्रीका है ना, यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका जो मैं आपको बताया हूँ, ये साउथ अफ्रीका, यहाँ पे आप लोगों को देखिएगा अच्छा तरह से, यहाँ पे केप टाउन जो है ना कहीं भी हो सकता है, बस आपको इंडिकेट करना है कि केप टाउन का किस देश में स्थित है, कहां पे स्थित है वो नहीं देखना है आपको वर्ल्ड मैप में, वो इंडियन मैप में हम लोग देखेंगे। आपको वर्ल्ड मैप में देखना है कि किस देश में है, साउथ अफ्रीका, तो आपको साउथ अफ्रीका यहाँ पे लगा करके नीचे में क्रॉस कर देना है। चलिए सर, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स मेरे झोली में आ गया, और 1 मार्क्स बचा है सर। और 1 मार्क्स क्या बचेगा सर मेरे पास? जापान। क्या बचे सर? मेरे प्यारे प्यारे जापान, जहां पे हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया था, जापान। और जापान कहां है सर वर्ल्ड मैप में? सबसे लास्ट पोजीशन पे, जहां पे आपको दिख रहा होगा किस कलर का, तो बताएंगे सर हमें अच्छी तरह से दिख रहा है ऑरेंज कलर का। अब देखते हैं सर यहाँ पे जापान कहां है? सर यहाँ पे मेरा जापान है, जहां पे हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था। बताएंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे जापान। हो गया 5 मार्क्स। अरे 5 मार्क्स, सच कह रहा हूं, अगर आप इतना करेंगे 5 मार्क्स मिलेगा आपको। सोचिए 1-2 मार्क्स नहीं, 5 मार्क्स। लेकिन हां, समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। और कौन क्वेश्चन है मैप से रिलेटेड, मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, इसकी जिम्मेदारी आपके छोटे भाई का है। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इतना शेयर करें मेरे लाल, जो भी बंदा मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए डरते हैं अंदर से, आप उनको बताइएगा डरो नहीं, आपका छोटा भाई अभी है, सारा चीज मैं बताऊंगा, टेंशन किस बात की, जब आपके छोटा भाई आपके पास है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। 3 वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, जहां पे एक मिलेगा आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, एक मिलेगा आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, और एक मिलेगा आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो अभी हमारा क्लास चल रहा है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बाद अगर आप लोग चाहते हैं सर जिस तरह से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का हम लोग को सोल्यूशन करवा दिए हैं, ठीक इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन का भी हम लोग को सोल्यूशन करवाइए, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दबा करके एक बार कमेंट करना भूले। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? ये आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है। आपको तो क्वेश्चन मिल गया, आंसर भी मिल गया, आप सोचेंगे पूरा स्पीड आप कॉपी में लिखते रहेंगे, बिल्कुल ऐसा ना करें। समझिए ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है समझिए। ग्रामीण बस्ती पहले हम लोग देखते हैं। ग्रामीण बस्तियों के निवासी अपने जीविका उपार्जन के लिए मुख्यतः भूमि के विदोहन पर निर्भर करती है, उन्हें ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। सर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखा है, 2 सेंटेंस लिखा है, पर पढ़ तो लिए पर समझ में नहीं आ रहा है। याद रखिएगा ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, ग्रामीण बस्तियां, याद रखिएगा ऐसे बस्ती जहां के लोग पूरा का पूरा कृषि पर डिपेंडेंट होते हैं, कृषि पर आश्रित होती है, ऐसे व्यक्तियों को याद रखिएगा ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे जगहों को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। फिर से ग्रामीण बस्ती उसे कहते हैं जहां के व्यक्ति पूरा का पूरा, ग्रामीण बस्ती जो है कृषि पर निर्भर करती है, उसे हम लोग ग्रामीण बस्ती कहते हैं। अब बोलता है सर ग्रामीण बस्ती के क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए हम लोग आते हैं सर, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखने में समझ में आए, आपको थोड़ा सा मैं जूम कर देता ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, और एक एक हम लोग विशेषता को उसकी क्या क्या खासियत है समझिएगा। ग्रामीण बस्ती के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं आपको नगरीय बस्ती को लेके चलूंगा। समझिए पहले, ग्रामीण बस्ती का जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की तुलना में छोटा होता है। ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या नगरीय बस्ती की तुलना में काफी छोटा होता है। क्या होता है? इसलिए तो उसको हम लोग ग्राम बोलते हैं, ठीक है। ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या नगरीय बस्ती से कम होती है। विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण बस्ती के जनसंख्या आकार की अधिकतम सीमा अलग अलग मिलती है, और पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में ग्रामीण बस्ती की अलग अलग जनसंख्या मिलती है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, ठीक है। पॉइंट 2 आते हैं सर, ग्रामीण बस्ती में व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना तथा मत्स्य पालन, मछली पालन को ही हम लोग मत्स्य पालन जैसे प्राथमिक व्यवसाय का जीविकोपार्जन का सर्वप्रमुख स्रोत है। सर मुझे ये शब्द ना समझ में नहीं आ रहा कि जीविकोपार्जन का मतलब क्या होता है। मतलब अपने जीवन यापन को गुजारने के लिए, मतलब अपने जीवन यापन को गुजारने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं जीविकोपार्जन। समझिए ग्रामीण बस्ती में व्यवसाय, कृषि,
पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पालन करना, ये सब कामें होती है प्राथमिक क्रिया व्यवसाय जीविकापार्जन के लिए सर प्रमुख स्रोत है। क्या लिख लेंगे ना, कभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रामीण बस्ती का क्या क्या करते हैं तो बताएंगे सर कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, लकड़ी काटते हैं, मछली पालन करते हैं, व्यवसाय करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सारा का सारा चीज किसमें आते हैं तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रियाकलाप आप लोग सुने होंगे ना, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर, एक बार क्लियर हो गया तो एक बार डन करें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये क्लास में लेकर आया हूं, बार बार मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग से। आते हैं सर पॉइंट 3, ग्रामीण बस्ती में आधुनिकता का प्रभाव कम देखने को मिलता है। सर आधुनिकता का मतलब चेंजिंग, जिस तरह से देखिए पहले फैक्ट्री उतना फैक्ट्री थी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे दुनिया विकास हो रही है, फैक्ट्री का भी विकास हो रही है, लेकिन ग्रामीण में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रामीण लोग ना उतना उनका सोच जो है उतना ऊपर जाते ही नहीं है। अब क्या होता है कि लोग कैसे नहीं जाता है उनका सोच उतना ऊपर, क्योंकि वो सुबह को काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह होती है अपने रोटी लेते हैं, बढ़िया बस्तर बांधते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आके फिर सो जाते हैं। तो इनका सर्कुलर जो है ना चलते रहता है 365 दिन, इसलिए वो हायर कैटेगरी के लिए सोच नहीं पाते हैं। ग्रामीण बस्ती में आधुनिकता का प्रभाव कम देखने को मिलता है, अतः यहाँ सामाजिक संगठन सुदृढ़ अवस्था में देखने को मिलती है। सामाजिक अवस्था मतलब हम लोग देखिए ना, ठंडी के मौसम आ गया, अब आग का एक भट्टी जलाएं और उसमें सब तापने लगे, तापने मतलब समझो इस तरह से तापने लगे। ग्रामीण इलाकों में देखिएगा 10-12 आदमी एक ही साथ जुट जाएंगे, लेकिन शहरों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। शहरों में सब एक घर, अपने घर से ही वो मतलब रखते हैं, अगल बगल में मारपीट हो रहा है, मर्डर हो रहा है, पुलिस आया है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, कोई रिलेटेड नहीं रखता, उनसे मायने नहीं रखता है। लेकिन ग्रामीण में एक का कुछ है तो पूरा बस्ती उठकर चले आते हैं। ये होता है ग्रामीण लोगों की बस्तियों का खास विशेषता मेरे लिए, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण इलाका से हूँ। मैं इतना ग्रामीण इलाका से हूँ आप लोग सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। और आपने भी बहुत सारे स्टूडेंट होगा जो अधिकतर आप लोग ग्रामीण इलाके से भी होंगे, है ना। चलिए सर अगला पॉइंट आते हैं। सर तीनों पॉइंट को मुझे तो समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट पे आते हैं सर, ग्रामीण बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं का कम विनाश देखने को मिलता है। जो आधारभूत सुविधा है हम लोग का वह विनाश याद रखिए कम होने को मिलता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूं, एक बार थोड़ा सा आप लोग क्विक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। पहला क्या है कि ग्रामीण बस्ती का जनसंख्या आकार, ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की तुलना में कम होती है। पहला याद रखिएगा, विभिन्न विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण बस्तियां अलग अलग जगह पे अलग अलग जनसंख्याएं पाई जाती है। अब आते हैं सर पॉइंट 2, ग्रामीण बस्ती में व्यवसाय कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना जैसे प्राथमिक व्यवसाय जीविकापार्जन का। यहाँ पे जीविकापार्जन के लिए ना आप एक टर्म लिख सकते हैं, जीवन या पन, गुजारने के लिए लिखे, गुजारने के लिए, ठीक है। ये आप इस टर्म के लिए आप लोग देखिए होंगे ना कि अनेक शब्दों का एक शब्द जीविकोपार्जन। तो जीवन यापन गुजारने के लिए का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि करना, पशुपालन करना, लकड़ी काटना, मछली पालन करना, ये सब है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखे थे अभी, ग्रामीण बस्ती में आधुनिकता का मतलब, आधुनिक मतलब आप समझ में आ गया, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, सुबह होता है, खाते हैं, फिर काम में जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ग्रामीण बस्ती में आधारभूत सुविधाओं का कम विनाश को देखने को मिलता है। ये आप लोगों का ग्रामीण बस्ती के बारे में हो गया। अब हम लोग आते हैं सर नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। ग्रामीण बस्ती के विपरीत नगरीय बस्ती उन बस्तियों को कहा जाता है, एकदम ग्रामीण बस्ती के ठीक ऑपोजिट। क्या है? ग्रामीण बस्ती के ठीक ऑपोजिट। ग्रामीण बस्ती के विपरीत नगरीय बस्ती उन बस्तियों को कहा जाता है जहां के निवासी अपने जीविकोपार्जन के लिए भूमि पर निर्भर ना रहकर, कहां पे? भूमि पर निर्भर ना रहकर सेवा जैसे निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन एवं अन्य संबंधित सेवाओं का निर्भर करते हैं। ग्रामीण बस्ती की तुलना में अगर देखा जाए तो नगरीय बस्ती में सबसे चेंजिंग क्या है? सेवा करते हैं। क्या करते हैं? सेवा जैसे काम करते हैं। सेवाओं जैसे हो गया क्या? उद्योग, फैक्ट्री का निर्माण कर सकता है, या बोल सकते हैं परिवहन, कोई वाहन खरीद लिए हैं, गाड़ी चला रहा होगा। व्यापार, बड़े बड़े व्यापार कर रहे, कोई कपड़ा का व्यापार कर रहा है, कोई आटा का व्यापार कर रहा है, कोई चीनी का व्यापार कर रहा है, कोई राशन का व्यापार कर रहा है, कुछ कोयला का व्यापार कर रहा है। मतलब व्यापार कोई भी कैटेगरी का हो सकता है। चिकित्सा, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है या कोई डॉक्टर बन गए होंगे। प्रशासन, अन्य संबंधित सेवाओं का पर निर्भर रहती है। कौन? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा, क्या सर? नगरीय बस्ती। आते नगरीय बस्ती की विशेषता क्या है? हमारे तो गांव के बारे में हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से देखे, अब हम लोग थोड़ा सा लौट के चलते हैं कि नगरीय बस्ती बेहतर है या नहीं गांव से। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना।
चलिए सर, क्या है पहला, हम लोग पहला देखते हैं। पहला पॉइंट में कहा गया, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं आपको, ठीक है। पहला पॉइंट में दिखाया गया है कि नगरीय बस्तियों में गैर कृषिगत कार्यों को प्रमुखता मिलती है, यानी कृषि के अलावा जो भी कार्य होती है उनको प्राथमिकता दिए जाते हैं। कहां पे? तो याद रखिएगा, नगरीय बस्ती में, ठीक है। द्वितीय, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय व्यवसाय को प्रधानता दी जाती है। प्राथमिक प्रधानता कहां पे दिए जाते हैं? ग्रामीण बस्ती में। पर नगरीय बस्ती में क्या देता है? तो बताएंगे सर द्वितीय एवं तृतीय व्यवसाय। पॉइंट नंबर 3, सॉरी पॉइंट 2, नगरीय बस्ती की श्रेणी में आने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या का न्यूनतम आकार अलग अलग निर्धारित है। अलग अलग निर्धारित है, जैसे मैंने आपको बताया था कि विश्व में बहुत सारे बस्तियां पाई जाती है। सारी बस्तियों का जनसंख्या एक जैसा होगी नहीं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। ठीक इसी तरह से नगरीय बस्ती का भी है, लेकिन भारत में नगर का न्यूनतम जनसंख्या आकार 5000 होना चाहिए। अगर 5000 किसी भी जगह की जनसंख्या है तो वो नगरी में कन्वर्ट होगी, वो अब ग्रामीण नहीं रहा। ठीक है, आते पॉइंट नेक्स्ट। नगरीय बस्ती में जनसंख्या का उच्च घनत्व, नगरीय बस्ती में जनसंख्या का उच्च घनत्व होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि नगरीय बस्ती में जनसंख्या का उच्च घनत्व होता है। मतलब वहां पे एक जगह पे बहुत ज्यादा लोग रहते होंगे, लेकिन ग्रामीण देखिए कोई यहाँ घर बनाया है तो कोई वहां तो कोई वहां। लेकिन नगरी में क्या होता है कि एकदम सटा सटाकर घर बनाते हैं, क्योंकि वहां जगह की कमी होती है। त्वरित गतिशीलता, जटिल श्रमिक विभाजन तथा तीव्र सामाजिक अंतर देखने को मिलता है। नगरीय बस्ती में आधार, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। नगरीय बस्ती में आधारभूत सुविधाओं का अपेक्षाकृत अधिक विकास देखने को मिलता है, और नगरीय बस्ती में ग्रामीण की तुलना में हमें अधिक जो है विकास देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां के लोग काम नहीं करते हैं। काम क्या करते हैं? दिमाग वाली काम करते हैं। समझ में आ गया होगा कि आज के बाद अगर आपके पेपर में कभी आ जाए कि नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती में अंतर क्या है, क्या आप क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे ग्रामीण बस्ती की क्या विशेषता है, नगरीय बस्ती की क्या विशेषता है, क्या आप लिख पाएंगे या नहीं। अगर समझ में आ गया ना मेरे लाल, तो एक बार दिल से आप जरूर कमेंट कीजिए, सर मुझे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, प्रवास क्या है, इसके कारणों की विवेचना करें। अब आते हैं सर प्रवास। देखिए प्रवास जो है ना बहुत तरह के हम लोग देखने को मिलते हैं। मैं एक बात करूं आप लोगों का, प्रवास दो टाइप का मेनली हम लोग देखते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, एक होता है हम लोग का आंतरिक प्रवास। ठीक है, समझिएगा, एक देश से दूसरे देश में होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। जैसे हम भारत में हैं, हम अमेरिका जाना चाहते हैं तो हम अमेरिका जब चले गए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अगर मैं भारत में हूं और मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूं, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। लेकिन मैं झारखंड में हूं, मैं बिहार में जाकर काम करना चाहता हूं, तो याद रखिएगा हो गया आंतरिक प्रवास। मैं बिहार में हूं, मैं मुंबई में जाकर काम करना चाहता हूं, आंतरिक प्रवास। अपने देश के अंदर में रहना आंतरिक प्रवास, अपने देश से बाहर जाकर काम करना, पढ़ाई करना, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। क्या डाउट? नो डाउट। चलिए अब आते हैं सर, एक देश से दूसरे देश में होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के निम्नलिखित कारण है, और भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है, हम लोग एक एक कारण का अब हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे शेर शेरनियों, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आंतरिक आर्थिक कारण, भारत एक बड़ा देश है। भारत बिल्कुल सही बात है कि बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो नंबर 1 पे आगे होंगे। भारत एक बड़ा देश है, जनसंख्या में यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है। गलत लिखा हुआ है, क्यों? क्यों? देखिए ये सही लिखा हुआ है एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि 2011 के जनगणना के बाद अभी जनगणना नहीं हुई है। जैसे जनगणना होगी ना तो याद रखिएगा चीन की जगह भारत आ जाएगी, लेकिन अभी तो आपका भारत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुआ है। भले गूगल में बता रहा है, पर करंट अफेयर में आ जाए तो आपको लगाना होगा आपको चीन, करंट अफेयर पे ना आए तो आपको लगाना होगा भारत। ये भी आपको याद रखना है। तो भारत एक बड़ा देश है, जनसंख्या में यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती है। बिल्कुल सही बात है, सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना एक चुनौती है, चैलेंजेस है। सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल सकती है। यहाँ रोजगार की उचित व्यवस्था प्राप्त नहीं है, और यहाँ पे भारत में रोजगार की उचित व्यवस्था प्राप्त नहीं है जो इस तरह से होना चाहिए। अतः भारतीय क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी, व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी एवं उच्च स्तरीय शिक्षण संस्था के अभाव के कारण भारतीय एक दूसरे देशों से उत्प्रवास होता है। इस कारण से कहता है कि भारत में बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, जिस कारण से जो है ना लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्प्रवास। क्या बोलते हैं? उत्प्रवास। दूसरी ओर पड़ोसी राष्ट्र जैसे बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका के निवासी भारत में अपने व्यापारिक गतिविधियों एवं रोजगार के लिए भारत में प्रवास करते हैं। जैसे इनका कहना है कि जिस तरह से भारतीय लोग
याद रखिएगा, जिस तरह से भारतीय लोग जो है दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, ठीक इसी तरह से कहाँ कहाँ देश है, तो देश का नाम आपको याद रखना होगा। जैसे आप लोगों का बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका के निवासी भारत में अपने व्यापार के लिए आते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग उत्प्रवास अप्रवासन के कारण बताते हैं। ठीक है, क्या आप लोग को ये बात समझ में आया या नहीं, बताइए कि अगर आर्थिक कारण के बारे में अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या कारण, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, सब यह भारत की जनसंख्या दुनिया का दूसरा नंबर की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, इतने बड़ी जनसंख्या होने के कारण सभी लोगों को रोजगार प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस कारण से लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में काम करने के लिए भाग रहे हैं। क्या नहीं लिख पाएंगे, इस तरह से आपको देख लेना और एक बार अच्छी तरह से। राजनीतिक कारण सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यही बनता है आज, राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण जब जब बात आती है तो मुझे याद आता है कि मैं हर एक साल 1 करोड़ रोजगार दूंगा युवाओं को। आज मित्रों करते रह गए और युवा फांसी लगाकर मर रहे होंगे। हमें तो शर्म से झुक जाना चाहिए। हम किस देश में रहते हैं जहां पे पढ़ा लिखा युवा आज आत्महत्या कर रहे होंगे। सोचिए क्या दिन आ गया हमारे पास। क्योंकि देखिए, जब वो इतना आस लगाए हुए रहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि बहुत तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब उसका एग्जाम हो गया है और एग्जाम होने के बाद 2 साल के बाद रिजल्ट नहीं आया, तीसरे साल में जैसे रिजल्ट आने की बारी है बता दिया कि एग्जाम कैंसिल हो गया। कैसे फील होगा, खुद सोचिए क्या दिन बीता हुआ उनसे है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं मिलता हूं ना तो मुझे अजीब सा फील होता है कि जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कष्ट है ना तो इन्हीं के पास है। हुआ तो भी टॉर्चर, और नहीं हुआ तो है ही है टॉर्चर। हुआ तो कौन टॉर्चर करेगी पता है, जो ताना मारते थे पहले से, ये नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, अब कर लिए ना तो घर में आके बोलेगा। अब जैसे गांव पे रहते होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। चलिए देखते हैं आगे। राजनीतिक कारण, भारत एक का संविधान व्यापक है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था लचीली है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। भारत लाखों लोग पड़ोसी देशों से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर बस गए हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि देशों के प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है। भारत के लोग, देखिए इसका जो पॉइंट नंबर 2 है ना, राजनीतिक कारण, इसका बोलने का कुल मकसद ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यहाँ के संविधान दुनिया की सबसे बड़ी संविधान है। इसकी राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल बहुत ही लचीला है और कठोर भी है, याद रखना है। ठीक है, लचीला भी है और कठोर भी है। भारत में लाखों लोग पड़ोसी देशों से अवैध आकर हमारे देश में बस गए हैं, अवैध रूप से भारत में आकर बस गए हैं। जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के लोग हमारे देश में आकर आज बस गए हैं और हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रही है इन्हीं कारणों से। किनका कहना है, मेरा कहना नहीं है भाई, क्वेश्चन का कहना है, हम ऐसा कभी नहीं मानते हैं। ठीक है, भारत के लाखों लोग अच्छा विकल्प या अवसर की सुविधाओं के कारण प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में जाते हैं और भारत में अच्छे विकल्प चयन करते हैं और बेहतरीन सुविधाओं के लिए भारत के लोग कभी कभी जाते हैं। हर एक साल अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इन सब देशों में काम करने के लिए जाते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं, धार्मिक एवं सामाजिक कारण। भारत में लाखों व्यक्ति भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हिंदू धर्म वाले भारत में आ गए तथा मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस्लामिक देश में उत्प्रवास कर गए, जहां उन्हें धार्मिक व सामाजिक कारणों से पूर्ण सुरक्षा की अनुभूति होती है। फलस्वरूप बहुत संख्या में लोग उत्प्रवास किए हैं। उत्प्रवास का एक कारण यह भी है, जब भारत और पाकिस्तान के डिवाइडेड हो रही थी 1947 में, आज़ादी के समय ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो उस समय बहुत सारे लोग थे जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान में रह गए, जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। तो ये भी बोल रहा है कि एक तरह का क्या उत्प्रवास का कारण है। अगला पॉइंट में आता है सर, अन्य कारण क्या है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के बाद लाखों युवाओं ने तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त की, बेहतर अवसर के लिए वे पश्चिमी विकसित देशों की ओर उत्प्रवास कर गए। इनका अन्य कारण का मतलब है कहने का कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बाद जो भी युवा को अच्छा अवसर मिला किसी भी देश में जाने का, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो भी देश का अवसर मिला वो अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। ये भी एक उत्प्रवास का क्या है, प्रवास का ये भी एक क्या है, कारण है। ठीक है, जैसे मैं मान के चलो, जैसे मान के चले कि संयुक्त राज्य अमेरिका,
खाड़ी देश और यूरोपीय देश में तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर विकल्प प्रवास के लिए आकर्षित किए गए। क्या आज के बाद कभी भी प्रवास के बारे में क्वेश्चन है तो क्या आप लिख पाएंगे या नहीं, वो जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए। परिवहन एवं संचार सेवा के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। परिवहन यातायात एवं संचार सेवा के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। क्या वर्णन करना है मेरे शेर शेरनियों, चलिए हम लोग देखते हैं इसके हम लोग क्या क्या वर्णन करना है। ठीक है, समझिएगा, इसको हम लोग वर्णन करेंगे, एक एक बात को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। परिवहन एवं संचार सेवा का समुचित विकास क्षेत्र क्या है? विकास क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास का सूचक होता है। आर्थिक विकास जैसे कृषि के सेक्टर में हो और पशुपालन के सेक्टर में हो, मछली पालन के हो, या छोटे मोटे कोई कुटीर उद्योग हो, कुटीर मतलब छोटे छोटे उद्योग के विकास के लिए सूचक है। यह सेवाओं की बेहतर उपलब्धता व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को गतिशीलता प्रदान करती है। परिवहन क्या है? अब आते हैं सर परिवहन पे, यह डिफिनेशन तो आपको लिखना पड़ेगा। अब आते हैं सर मेन मुद्दे में, परिवहन क्या है? परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है। परिवहन एक ऐसी सेवा या सुविधा है, इसके व्यक्तियों विनिर्मित वस्तुओं तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? ले जाया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी सामान हो, वो एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाने का ही नाम हम लोग होते हैं क्या? परिवहन। यह मनुष्य की गतिशीलता संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है, और मनुष्य के अंदर जो भी आवश्यकता होती है यह परिवहन हमें पूरा कर देती है। क्या मैं चाह रहा हूं कि मैं कल कोलकाता जाऊं, कि मैं अपने से खड़ा हो रहा हूं इस तरह से मैं कोलकाता पहुंच जाऊंगा? नहीं, जब तक मैं घर से नहीं निकलूं, ट्रेन में ना चढ़ूं, तब तक हम कोलकाता नहीं जा सकता हूं। तो ये परिवहन जो है मनुष्य को बहुत ही अवसर प्रदान किया है। ठीक है, आगे देखते हैं सर, आगे और क्या क्या मूल्यभूत है। चलिए, परिवहन के विभिन्न, अभी हमें डिस्कस कर रहा हूं परिवहन, अभी संचार के बारे में भी बताने वाला हूं, समझिए। परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, युवा मार्ग परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन आदि की विकसित अवस्था आधुनिक समाज की मूलभूत आवश्यकता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ ही विश्व में परिवहन व्यवस्था में भी विकास हुआ है। जैसे जैसे जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, इस तरह से परिवहनों की संख्या भी बढ़ रही है, अब परिवहन में भी डेवलप हो रही है। पहले लोग बैलगाड़ी से आना जाना करते थे, फिर ऑटो आया, ऑटो के साथ साथ अब बस भी आ गई, बस के साथ साथ ट्रेन भी आ गया, ट्रेन के साथ साथ अब एरोप्लेन भी आ गया। आप एरोप्लेन से अगर आप मालदार है तो एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, है ना। तो ये परिवहन में हम लोगों को काफी ज्यादा सुविधा प्रदान किए हैं। अब आते हैं सर संचार क्या है? संचार सबसे पहले तो संचार सूचनाओं तथा विचारों को लिखित, शाब्दिक अथवा श्रव्य दृश्य रूप से प्राप्तकर्ता तक भेजने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। देखिए संचार किसे कहते हैं ना, मैं छोटा सा बता दूं कि कोई भी घटना घट रही है अमेरिका में और वह हमारे पास तक पहुंच रही है, तो इसी को हम लोग मेनली संचार कहते हैं। बस इसको ना घुमा फिरा के लिखा गया क्या? सूचनाओं तथा विचारों को लिखित, शाब्दिक अथवा श्रव्य दृष्टि, श्रव्य मतलब याद रखिएगा सुनने, रूप में प्राप्तकर्ता तक भेजने की प्रक्रिया संचार कहलाता है, तथा इस प्रक्रिया में जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संचार माध्यम कहा जाता है। इसमें जिस साधन का प्रयोग किए जाते हैं इसे हम लोग संचार माध्यम कहते हैं, जो आप लोग हिंदी कोर या हिंदी इलेक्टिव में आप लोग को पढ़ना होगा। जैसे डाक समाचार पत्र भेजने के लिए ये भी एक तरह का है तो संचार है। मोबाइल, दूरभाष, फैक्स, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविजन, क्या क्या है? मोबाइल हो जाएगा, दुनिया के किसी भी देश में कोई घट रही है हमारे पास पहुंच जा रही है मोबाइल के माध्यम से। दूरभाष, टेलीविजन, व्हाइट टीवी जो हम लोग पहले देखते थे, फैक्स सबसे इंपॉर्टेंट, फैक्स, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविजन आदि संचार के माध्यम है। इस तरह से हम लोगों का क्या है? ये संचार का माध्यम। कोई भी बात कहीं भी घट रही है वो हमारे पास तक पहुंच रही है, इसी को हम लोग मेनली संचार कहते हैं। ठीक है, आते हैं सर। विश्व में संचार माध्यमों के तीव्र विकास ने वाणिज्य और व्यापारिक क्षेत्रों की गतिशीलता और उत्पादकता को बढ़ावा दिया। क्या दिया? उत्पादकता को बढ़ावा दिया। संचार एवं परिवहन साधनों के विकास ने ही आज पूरे विश्व को एक वैश्विक ग्रामीण का रूप दिया। क्या बोल रहे हैं मेरे लाल? समझिएगा इस बात को मेरे प्यारे। संचार एक एवं परिवहन साधनों के विकास नहीं बल्कि आज पूरे विश्व को एक वैश्विक ग्राम का रूप दिया। मतलब ग्राम का मतलब होता है कि दोनों को कनेक्टेड करके रखा, पूरे विश्व को एक बना करके रखा।
पहले कोई भी मीटिंग होती थी कोई भी प्राइम मिनिस्टर के साथ, किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो दोनों बैठकर बात करते थे। अभी कॉन्फ्रेंस से बात होती है, तो ये भी बोल सकते हैं संचार। क्या आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताइएगा। अगर समझ में आ गया मेरे लाल तो ये हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए। अगर समझ में आ गया तो जल्दी बताइएगा। मैंने आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बताया हूं और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया हूं। बच गया सर ज्योग्राफी का शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बच गया? शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं सर शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम लोगों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके बताइए तो एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताएं सर। हम लोग को सेट 3 भी जल्दी से लेकर आए ताकि मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक